अपनी भाषा तो भूल ही गया, जैसे चारों तरफ की भाषा ऐसी हो गई जैसे पेड़ पौधों की होती है, नदियों में लहरों की होती है। ये अमर पंक्तियां हैं हिंदी के मूर्धन्य कवि, नई कविता के गौरव शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने गोंडा से पास की। स्नातक और स्नातकोत्तर जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास किया। आपकी प्रारंभ से ही चित्रकला में रुचि रही है, जिसका प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। महाविद्यालयीन शिक्षा के उपरांत 2 वर्ष तक महाकवि सुमित्रानंद पंत के रूपाभ पत्र में कार्य किया। इसके बाद कहानी और नया साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी रहे और संपादन सहयोग भी किया। तत्पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में उर्दू हिंदी कोश का आपने संपादन किया। इसके बाद चूंकि समूचा हिंदी साहित्य इनकी प्रतिभा को समझ चुका था, अतः विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और सन 1977 में चुका भी हूं नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। चूंकि हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, परिणाम स्वरूप इन्हें कबीर सम्मान के साथ साथ अनेक अलंकरणों से अलंकृत किया गया। 12 मई सन 1933 में दिल्ली में अपना कालजयी साहित्य हिंदी संसार को सौंपकर चिर निद्रा में विलीन हो गए। शमशेर जी का जब साहित्य जगत में प्रवेश हुआ, तब प्रयोगवादी प्रवृत्तियों का बोलबाला था, किंतु प्रगतिवादी प्रवृत्तियां भी अपना स्थान किसी सीमा तक बनाए थीं। शमशेर जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने दोनों प्रवृत्तियों में अपनी रचनाएं की हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कुछ कविताएं, एक काव्य संकलन है, दूसरा है कुछ और कविताएं, तीसरा है इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, चुका भी हूं नहीं मैं, और बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। और शमशेर जी महाकवि अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के दूसरे प्रमुख कवियों में माने जाते हैं, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं द्वितीय तार सप्तक में संग्रहित हैं। इन्होंने गद्य भी लिखा है, 2 आब इनका एक निबंध संकलन है, और कहानियां भी लिखी, जैसे प्लाट का मोर्चा। और संपादन इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया, जो बहुत ही सम्मानित किया गया है। इनके अतिरिक्त अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में शमशेर जी की कविताओं का प्रकाशन हुआ है। वास्तव में हिंदी के सर्वाधिक प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं और बौद्धिक स्तर पर मार्क्सवादी चिंतन धारा से प्रभावित है। और
विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर ये प्रयोगधर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो पहचान है एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। हिंदी साहित्य के सजग रचनाकार जिन्हें देश और संस्कृति के प्रति बहुत लगाव है, इनकी रचनाओं में आप देश प्रेम और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाज में फैली गरीबी और प्रकृति वर्णन में इनका मन खूब रमा है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, भाषा इनकी बोधगम्य और सरल है, वहीं दूसरी ओर अत्यंत जटिल भी। कवि पर उर्दू शायरी का प्रभाव देखा जा सकता है। इनकी शैली भावपूर्ण है, चित्रात्मक और वर्णनात्मक शैली में इन्हें महारत हासिल है। मुहावरों के प्रयोग से शमशेर जी की भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। इनकी काव्य अनुभूति जो है बिंबलोक की है। इनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बिंब योजना सार्थक और सटीक है। जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, उषा, इसमें प्रातःकालीन दृश्य का चित्रांकन हुआ है। कवि ने उषा कविता में प्रातः सूर्य निकलने के पहले प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर निरूपण किया है, चित्रण किया है। आइए सुनते हैं उषा कविता। रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने उषा कविता में प्रातः जो उगते हुए सूर्य का जो चित्रांकन किया है वो बहुत ही आकर्षक बन पड़ा है। आकाश का गहरा नीलापन सफेद शंख के समान दिखाई देने लगता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः काल का जो आसमान है वह शंख की तरह, शंख सफेद होता है। नीले आकाश का जब बिंब शंख पर पड़ता है तो वो मतलब शंख भी नीला दिखाई देने लगता है। तो भोर का नभ, और क्या प्रयोग कर रहा है कवि, देखिए प्रयोग धर्मिता कवि की। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जिस तरह से गृहिणियां घर में राख से लीप कर घर को साफ सुथरा करती हैं, उसी तरह से आसमान जो है वह राख से लीपा हुआ चौके की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे किसी गृहिणी ने, आपने राख से चौका जो है लिपा हुआ देखा होगा, कहीं कहीं गोबर से, कहीं कहीं राख से उसे लीपते हैं, ऐसे बड़ा पवित्र मानते हैं। जो अभी गीला है उसका रंग गहरा है। जैसे ही सूर्य ऊंचा उठता जाता है वैसे ही उषा का जो दृश्य है, प्रातः काल का जो दृश्य है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वो सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी इस तरह का चित्रांकन किया है।
बीती विभावरी जागरी, विभावरी माने रात, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूसा नागरी, बीती विभावरी जागरी। कहने का भाव यह है कि प्रातःकालीन आकाश नीले शंख और राख से लीपे हुए गीले चौके की तरह दिखाई दे रहा था। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, जैसे किसी काली सिल को धो दिया जाए और उषा की जो लालिमा है केसर की तरह वह उस सिल पर पड़ती हो तो एक अलग दृश्य दिखाई देता है, एक अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, जैसे कवि कल्पना करता है कि स्लेट पर, जैसे स्लेट जिससे बच्चे लिखते हैं सफ़ेद और लाल खड़िया लेकर, तो जैसे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया माने चाक मल दिया हो, मतलब स्लेट पर, काले स्लेट पर, राख से पुते हुए स्लेट पर और नीले शंख जैसे आकाश की प्रतिच्छवि या छाया सबको मिला देने पर जो एक दृश्य बनता है, तो ऐसा लगता है कि किसी स्लेट पर लाल खड़िया चाक को किसी ने तोड़ करके मल दिया है और उसे फैला दिया है। ये उषा की लालिमा का प्रतीक है। स्लेट पर लाल खड़िया, प्रातःकाल का जो दृश्य होता है वह रक्तिम लाल दिखाई देता है। अब कवि एक अनोखी कल्पना क्या करता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वह सरोवर के भीतर तक पहुंचती हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दें जैसे हिल रही हो। नीले जल में किसी अब यहाँ जो है उषा रूपी सुंदरी का चित्रांकन है, प्रकृति का मानवीकरण है। उषा रूपी सुंदरी सरोवर नीले जल में डुबकी लगा रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दें। गोरी नायिका जब वो नीले जल में उतरती है, सूर्य की किरणें जब नीले जल में पहुंचती हैं तो हिलता हुआ जल ऐसा लगता है कि कोई गौर वर्ण की नायिका वहाँ जो है डुबकी लगा रही है, वो नहा रही है। इस तरह का दृश्य जो है गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो दिखाई देता है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटना, उषा काल में सूर्योदय का एक अलग आकर्षण होता है। प्रातःकालीन नीले गगन में सूर्य की फैलती किरणें सफ़ेद और लाल ये जो मिली जुली होती हैं हृदय को बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। तो यही जो है आकृष्ट करना ही यही उसका जादू है। अब कवि कहता क्या है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब धीरे धीरे सूर्योदय होने को है। अब जो उषा का जादू था, जो अपनी ओर आकर्षित करने की जो शक्ति थी, जादू था, वो अब धीरे धीरे टूट रहा है, अर्थात सूर्योदय हो रहा है। इस कविता में प्रयोगवादी काव्य का शिल्प अत्यंत सजीवता से प्रकट हुआ है। इसमें नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के साधन बने हैं, जिन्हें मतलब जिन बिंबों को, प्रतीकों को, उपमानों को कवि ने गांव के घरों से जोड़ दिया है। वहाँ सिल है, राख से लीपा हुआ चौका है, स्लेट की कालिमा है और रंग बिरंगे चाक को थामने वाले अदृश्य बच्चे हैं, उनका मतलब हाथ है
नन्हे मुन्ने बच्चों का हाथ, इस तरह से उषाकालीन आकाश का मनमोहक चित्र, शब्द चित्र, चाक्षुष बिंब और इसमें माधुर्य गुण, बहुत नीला शंख जैसे में उपमा अलंकार और नील जल में हिल रही हो में उत्प्रेक्षालंकार, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि की छटा अत्यंत दर्शनीय है। आपने देखा कि प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानव जीवन का सजीव चित्र बनकर प्रकट हुआ है। कवि ने प्रातःकालीन आसमान को धरती के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। उनका जो चित्रकार मन है और जो कला है, उसके बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है।